हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, बजट आ चुका है। 1 फरवरी 2026 को देश का यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया और आम जनता ने बहुत कुछ समझा। बहुत सारी चीजें अभी समझनी बाकी है, क्योंकि काफी कुछ उस बजट में ऐसा सामने आया है जिसको धीरे धीरे अब डिकोड किया जा रहा है। लेकिन क्या बाजार ने उसे डिकोड कर लिया है? क्या बाजार को पहले से पता था कि शायद बजट में इस तरीके के कुछ आंकड़े आ सकते हैं? उम्मीद लगा करके बैठा था बाजार। और क्या थम्स अप या थम्स डाउन मिला है? सब सवालों को लेकर के कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बाजार ने किस तरह रिएक्ट किया ये भी आपको समझाते चलते हैं, क्योंकि जब बजट पेश हुआ वो दिन था इतवार का, लेकिन बाजार फुली ट्रेडिंग मोड में था। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान क्लोजिंग होते होते थोड़ा लड़खड़ाता नजर आया शेयर मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह टूटते नजर आए। गिरावट ऐसी थी कि निवेशक परेशान हो गए और लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी बाजार से साफ हो गई। अब सवाल यह है कि देश का बजट तो पेश हो चुका है, उसके बाद मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ सुरक्षित है? क्या आपने बाजार में जो पैसे बना लगाए हैं उससे और वेल्थ जनरेट आप कर सकेंगे? लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने हमेशा बाजार को वॉलेटाइल देखा है। तो फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स कैसा परफॉर्म करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसलिए हमारे साथ यहाँ पर एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। गौरव गोयल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज मार्केट एक्सपर्ट। सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनिमा। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन। जहाँ तक बजट का सवाल है तो मैं बजट के ऊपर अपनी राय ये देना चाहूंगा कि अ, देखिए, बजट में हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसे भी बहुत कम थी अनिमा। हम्म। हमें नहीं लगता था कि बजट में कोई स्पेशल अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं विच विल बी पाथ ब्रेकिंग। बट हम्म। हम लोग को लगता था कि एक कंटिन्यूटी रहेगी बजट में। गवर्नमेंट आजकल बजट का इंतजार नहीं करती है पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए। हम्म। बजट इज मोर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिसाइसली दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। एक कंटिन्यूटी सिग्नल की गवर्नमेंट ने, फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर उनका ध्यान था, विच इज द राइट पाथ टू गो अबाउट। सो हम्म। ओवरऑल बजट ऐसा कोई नेगेटिव नहीं था अनिमा। बजट हैज बीन गुड एंड yes, there was capital markets के लिए there was one particular provision which जहाँ पे गवर्नमेंट ने एसटीटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर हम्म। बढ़ाया है, which market did not like, which is okay. I think markets has एक knee jerk reaction हुआ है, इस वजह से आपने मार्केट में करेक्शन देखा है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कुछ चीजें पसंद जी। आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए यस, इट वाज नेगेटिव। ये सर, सर राइटली पॉइंटेड आउट। मैं आपसे वैसे भी अगला सवाल यही करने जा रही थी कि एसटीटी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर बढ़ाया गया है, मुझे लगता है बाजार ने उसको डिकोड करने की कोशिश की और उसे वो पसंद नहीं आया। लेकिन आम निवेशकों ने अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ है। क्या उनके इन्वेस्टमेंट पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या वो पैसा जो बाजार में लगा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा अगर आप हमें इलाबोरेट कर सकें कि एसटीटी क्या है बेसिकली, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर एसटीटी बढ़ाने से क्या इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई फर्क पड़ सकता है? तो एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हम्म। अनिमा। और जब भी ट्रेड करते हैं तो गवर्नमेंट ने अदर देन आपका कैपिटल गेन्स टैक्स एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर आपको ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स देना पड़ता है। तो हम्म। इसी संदर्भ में इन्होंने जो है कल अनाउंसमेंट किया कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उस पे उन्होंने एसटीटी को बढ़ा दिया है, फ्यूचर्स पे भी और ऑप्शंस पे भी। अब बहुत सारे आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, ये सब जो हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्ले करते हैं, जहाँ पे एक लेवरेज प्लेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रेड्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट्स और लॉसेस बहुत एक्सेंचुएट होके आते हैं। बट जनरली ये देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। और इसी को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, हम्म। विच टू माय माइंड इज सेंटिमेंटली एंड टाइमिंग वाइज थोड़ा सा शायद मार्केट को पसंद नहीं आया है, which is perhaps not the great timing, as I would say, from the market perspective.
हम्म। क्योंकि एफआई ऑलरेडी सेंटिमेंटली नेगेटिव है इस समय, और पिछले बहुत समय से वो रेगुलरली सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में. सो हम्म। आई थिंक दैट इज व्हाई देयर वाज अ नी जर्क रिएक्शन इन द मार्केट एंड देयर वाज अ करेक्शन इन द मार्केट. आने में मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है ये जी। इस तरह की घोषणाएं जो होती हैं बजट या अदर किसी टाइम में, इनका हम्म। इम्पैक्ट कुछ लिमिटेड समय के लिए रहता है, एंड देन मार्केट वर्क्स ऑन फंडामेंटल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जी। अब आज सर 2 फरवरी 2026 है, बजट के जस्ट एक दिन बाद हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरीके का हमने मार्केट की वॉलेटाइल नेचर समझा है, कल तो बुरी तरह टूटे थे जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। क्लोजिंग लगभग 1400 अंकों से ज्यादा गिरकर सेंसेक्स ने दी थी। 400-500 अंक के आसपास गिर गया था निफ्टी भी क्लोजिंग देते समय। लेकिन आज जब हमने बाजार को खुलते देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा जरूर है बाजार में। शायद बाजार ने बजट की जो परतें खोली उसके बाद ये समझ में आया कि एक एसटीटी है जो थोड़ा मेजरली इफेक्ट करेगा, और बाकी सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस का जो एलोकेशन है 7.8 लाख करोड़, अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन, ये दिखा रहा है कि डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूती से देख रही है सरकार। लेकिन हम सेक्टर्स पे बाद में आएंगे, हम पहले थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म में एफआईआईज का लौटना कितना जरूरी है सर, क्योंकि हमने लगातार सेलिंग देखी है, और जब से हम सेलिंग देख रहे हैं तब से बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज हो गया है। डीआईआई संभाल तो रहे हैं, लेकिन क्या उनका इतना संभालना काफी है? सो अनिमा देखिए, एफआईज किसी के सगे नहीं होते हैं. वो कभी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज वो लोग हम्म। शिफ्ट करते रहते हैं. सो विच इज विच इज विच हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हमारे वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स, हमारे वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव थे, एंड हम्म। दैट इज व्हाई दे मूव्ड आउट फ्रॉम इंडिया. और इट इज जस्ट दैट हमारे डोमेस्टिक मार्केट की रेजिलियंस इतनी ज्यादा थी कि उनके जाने के बाद भी इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट्स में. अदरवाइज हम्म। अगर पुराने जमाने का समय होता तो एफआई के मूवमेंट से एक मेजर क्रैशेस हो सकते थे मार्केट में, विच इज नॉट हैपेंड. जी। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जब ये मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने पिछले कुछ समय में देखा है, या हम्म। कुछ टाइम पास हो गया है, उसकी वजह से हमारे वैल्यूएशंस पहले से ज्यादा रीजनेबल हो गए हैं. हम्म। हालांकि कुछ पॉकेट्स में अभी भी एक्सपेंसिव हैं, बट हम लोग जो है अभी काफी रीजनेबल हो गए. तो हु नोज, कहीं पे और जगह जहाँ पे पिछले एक साल में बहुत सारी कंट्रीज में रिकॉर्ड रैली हुई है, तो कहीं पे वो जो वैल्यूएशन गैप था वो नैरो डाउन हो गया है. एंड आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल फाइंड इंडियन मार्केट्स मोर फेवरेबल देन अदर इकोनॉमीज, एंड दे विल कम बैक. सो मैं उनके ब्याह पे प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता हूँ कि कब हम्म। आएंगे वो एग्जैक्टली exactly, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वापस भी आएंगे और जाएंगे भी. ये सब चलता रहेगा. What is more important, Anima, is the FDI, जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हम्म। और मेरे को लगता है कि पिछले हमने कुछ समय में एक साल में देखा है कि बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं बड़ी कंपनीज ने एफडीआई के लिए. एंड आई थिंक दैट ट्रेंड इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, कि जहाँ हम्म। पे एफडीआई आए और वो स्टेबल मनी होता है, लंबे समय के लिए होता है, और देश की तरक्की. तो हाँ, एफडीआई मनी इज लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एफआई मनी, विच इज मोर कमिटेड मनी टू द कंट्रीज कॉज. ओके। तो एफडीआईज इंपॉर्टेंट है, एफआईआईज भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि एफआईआईज कब आएंगे और कब नहीं आएंगे, बट जब भी आएंगे बाजार के लिए तो बेहतर ही होगा। सर थोड़ा सेक्टर वाइज देखते हैं अब इस चीज को, लेकिन उससे पहले निफ्टी का आउटलुक भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप लॉन्ग टर्म बातें करते हैं और लॉन्ग टर्म ही लोगों को समझाते हैं। बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना कितना जरूरी है ये हम सब समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निवेशक सर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जब पोर्टफोलियो हमेशा रेड दिखे या उतार चढ़ाव ज्यादा दिखे पोर्टफोलियो में, तो निवेशक निराश भी होने लगते हैं और पैनिक क्रिएट होता है बाजार में। इसलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट से जरूर ये जानना चाहते हैं कि अगर हम विद इन अ ईयर देखें तो क्या वेल्थ जनरेशन की पॉसिबिलिटीज हैं? बाजार वॉलेटाइल रहेगा हम सबको पता है, लेकिन कितना वॉलेटाइल रहेगा? 3 to 6 मंथ्स का अगर आप हमें आउटलुक बता सकें विद इन अ ईयर, बाजार में उतार चढ़ाव कैसा रहेगा? So, Anima, it is very difficult for me to predict about short-term periods.
क्योंकि शॉर्ट टर्म में देर आर टू मेनी फैक्टर्स विच कम इन टू प्ले जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम्म। बट एज यू स्ट्रेच द पीरियड फ्रॉम लेट्स से लॉन्गर पीरियड की तरफ जाते हैं, 5 years, 10 year, 15 years, इट माइट साउंड क्रेजी कि हम लोग 5, 10, 15, 20 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन रियल वेल्थ जनरेशन तभी होता है अनिमा। शॉर्ट टर्म में मैं और आप तो एक इंटेलिजेंट गेसेस कर सकते हैं, बट देन जी। देयर आर टू मेनी फैक्टर्स। लेट अस अज्यूम कल ईरान और यूएस का वॉर शुरू हो जाए, विच वी हम्म। डोंट नो वेदर दे वुड बी, एक वहां पे सोल्यूशन निकल के आएगा या यहाँ वहां पे फाइट हो जाएगी। वी डोंट नो, वी कैन ऑल मेक गेसेस अबाउट इट। शायद हम्म। ट्रम्प को भी नहीं मालूम है कि अभी वो करेंगे क्या, वो वॉर करेंगे या पीसफुली उसे नेगोशिएट करके सॉल्व कर देंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच वी कांट प्रेडिक्ट इन शॉर्ट टर्म, बट हम्म। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और अर्निंग्स के हिसाब से इक्विटी मार्केट्स मूव करते हैं। सो देयर इज अ पॉपुलर सेइंग दैट मार्केट्स आर स्लेव टू अर्निंग्स, और जब मार्केट्स अर्निंग्स के हिसाब से चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में वी कैन प्रेडिक्ट इन अ मच बेटर फैशन एज टू व्हाट विल हैपन। हम्म। जहां तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हो जाते हैं लाल देख के पोर्टफोलियो, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट है अर्निमा, विच इज पेशेंस। पेशेंस मार्केट में बहुत जरूरी होती है। आई नो सबको दुख होता है रेट देख के, बट जो मार्केट में, मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे पैसा ट्रांसफर होता है इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों की तरफ। तो हम्म। जिनके जो धैर्य वाले लोग हैं उनके पास पैसा आ जाता है, और जो अधीर लोग हैं उनसे पैसा चला जाता है। यही हम लोगों ने मार्केट में बहुत लंबे समय से देखा है, और जो कुछ पढ़ा लिखा है उससे यही समझ में आता है। तो जो लोग संयम के साथ काम करेंगे, बिहेवियरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, जो अपना संयम के साथ काम करेंगे और मेथोडिकली इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अनिमा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे मार्केट में एक मेजर करेक्शन हो गया है। बहुत हम्म। अच्छी कंपनीज बहुत अच्छी प्राइस पे इस समय मिल रही हैं। और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब चीजें सस्ती होती हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं खरीदने के लिए। आप बाजार में जाएंगे, आपको बहुत कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मतलब इस तरह से बोलूंगा कि अगर आप संतरा खरीदने जाएंगे और संतरा आपको अगर सस्ते में मिल रहा है तो आप खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। वही क्वालिटी का संतरा अगर 100 रुपए किलो के बजाय आपको 50 रुपए किलो में मिल रहा होगा, तो यू वुड प्रेफर बाइंग एट 50 रुपीज अ केजी, राइट? हम्म। सो स्टॉक मार्केट में भी आज की डेट में देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर अवेलेबल एट अ वेरी cheap price, and so why not buy at these levels? There's one more thing that I would say is that don't put all your money in one shot. उसे आप मेथोडिकली ट्रांचेस में इन्वेस्ट करिए, एंड आप 5-10 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए थे बाय बाइंग एट दीज लेवल्स। और अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया करेंगे तो आप 5-10 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे आपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी। जी। सर, अपॉर्चुनिटी मिस करने से पहले थोड़ा सा लोग जब ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक टाइम था जब बाजार मतलब मल्टीपल रिटर्न्स दे रहा था। 2024-25 का पीरियड जो था उसमें बाजार ने बहुत वेल्थ जनरेट की है। लेकिन ये 2025-26 का पीरियड और अब जो पीरियड स्टार्ट हुआ है 2026-27 वाला, जो हम एयर लेकर के चलते हैं, यहाँ पर बाजार का नेचर एकदम उल्टा नजर आया। निवेशक बुरी तरह फंसते नजर आए। जब बाजार तेज था तो निवेशकों ने हर कंपनी में मुनाफा देखा और कहीं ना कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी किए जो अब रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। आपने अभी बात की है कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को प्रेफरेबली देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो बाजार की तेजी होती है उसमें अगर हम सस्ते स्टॉक्स उठा लेते हैं, प्रेफर करते हैं कि ये अच्छा स्टॉक है, इसने अभी तो अच्छा रिटर्न दिया है, शायद आगे और मल्टीपल रिटर्न देगा, ऐसे स्टॉक्स बाद में जाकर के फंसा जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टॉक पिक करने की? सो अनिमा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। आप उनके बारे में स्टडी करें। सिर्फ अपने किसी फ्रेंड ने कह दिया या किसी और ने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, या जो पिछले कुछ समय में जिसने बहुत तेजी से रिटर्न दिए हैं, सिर्फ उसी बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग नहीं करिए। आपको कंपनीज के फंडामेंटल बैलेंस शीट, उनके बिजनेस, उनका विजन, उनके प्रमोटर्स, उनकी शेयर होल्डिंग, बहुत सारी चीजें, उनका टर्नओवर, बॉटम लाइन, टॉप हम्म। लाइन, किस तरह से ग्रो कर रही है कंपनी, इज इट शेयर होल्डर फ्रेंडली और नॉट,
ये सब चीजें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देख के देन यू हैव टू टेक जजमेंटल कॉल्स अबाउट पर्टिकुलर कंपनीज। एंड उसमें भी आपको अपना एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनीज, आप एक ऐसा तो नहीं कि एक ही सेक्टर में अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, साथ में अपना रिस्क को जरूर समझिए। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो अगर आप राइट कंपनीज आइडेंटिफाई करके लंबे समय के लिए करेंगे तो चांसेस आर दैट यू कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ in times to come. Let me also tell you that India is looking exceptionally good over long period of time, Anima. We are at the right stage. हमारी average median age is just about 28. We are a young population. We have lots of attributes which makes our country extremely attractive. And मेरे को लगता है आने वाला समय हमारा है। और कैपिटल मार्केट्स में जो भी रिटर्न्स अभी तक आए हैं वो मिनिस्कल हैं। जो आने वाला समय जो वेल्थ क्रिएट करके देगा वो बहुत ज्यादा है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वेल्थ एक्यूमुलेशन इन फ्यूचर। बट आपको मेथोडिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सैनिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अपनी। और उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें तो मेरे ख्याल से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं। कौन से सेक्टर्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? डिफेंस के ऊपर से आउटलुक स्टार्ट करवाना चाहूंगी मैं आपका, क्योंकि डिफेंस को एलोकेशन बहुत ज्यादा मिला है बजट में, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी डील्स हैं इस समय इंडिया के पास जो कि डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करती नजर आ रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डील सिर्फ होना, करार सिर्फ होना नहीं होता है। एक एस्पेक्ट एस्पेक्ट ये होता है कि हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, कितना मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, उन डील्स को कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो क्या वो एबिलिटी अभी डिफेंस सेक्टर में लग रही है? और मैं आपसे कंपनीज भी जानना चाहूंगी कौन सी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। सो अनिमा देखिए, मैं जो हूँ आपको ये बताना चाहूंगा, इंडिया को डिफेंस में पॉजिटिविटी और आत्मनिर्भरता और मैन्युफैक्चरिंग करना एक एक अनिवार्यता है, एक करनी ही पड़ेगी इंडिया को। बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें हम्म। इसमें इस एरिया में आत्मनिर्भरता रखनी पड़ेगी। जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आज की डेट में हम किसी भी कंट्री के ऊपर काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड नहीं है, कोई हमारा मतलब, और हम लोग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे पड़े हुए हैं। आप चाहे वेस्ट की तरफ देखें, हमारे पास पाकिस्तान है। चाइना के साथ नॉर्थ में हमारे कोई इतने ग्रेट संबंध नहीं है। बांग्लादेश हमारे पास ईस्ट में आ गया है, जहाँ पे वहां पे भी हॉस्टिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो हम लोग घिरे हुए हैं चारों तरफ से। और ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर काउंट कर सकें, स्पेशली व्हेन डोनाल्ड ट्रंप इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन यूएस। वो हम्म। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो हम किसी के ऊपर काउंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि रशिया से हम इतना हथियार इंपोर्ट कर सकते हैं और हम सिर्फ रशिया के ऊपर ही निर्भर हैं। हमें वहां पे भी डिवर्सिफिकेशन की जरूरत है। सो हम्म। डिफेंस इज अ मस्ट फॉर द कंट्री। एंड डिफेंस में आई एम वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट हैज डन एन इंक्रीज्ड outlay in and around defense। एंड इस डिफेंस में मैं डिफेंस क्षेत्र के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ फ्रॉम वेल्थ जनरेशन पर्सपेक्टिव। मेरे को लगता है आने वाले समय में डिफेंस में आपका जरूर एक पोर्शन होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, एंड विच शुड डू वेल। एंड आई एम पॉजिटिव ऑन, मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि तीनों क्षेत्रों में, वेदर इट इज एयरफोर्स, वेदर इट इज मिलिट्री और नेवी, आई थिंक there is ample scope for investment and growth in these sectors. जी। सर, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील हुई है जिसके बाद से फोकस में आए थे ऑटो सेक्टर्स, ईवी के से जुड़ी कंपनीज, और उसके अलावा और भी बहुत सारे क्लॉजेस आए जिसकी वजह से बाजार में पॉजिटिविटी जरूर देखी गई, थम्स अप मिला उस डील को बाजार की तरफ से। लेकिन सेक्टर्स जो रडार पर थे वहां पर ऑटो सेक्टर और ईवी से जुड़ी कंपनीज में निवेशकों ने जम करके पैसा लगाने की कोशिश की है। प्रॉमिसिंग फ्यूचर नजर आ रहा है ईवीज को लेकर के, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में वेल्थ बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हाई थी हाल में ऑटो सेक्टर। सो ऑटो सेक्टर पे हम अगेन पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हैं, और ना हम्म। सिर्फ ऑटो सेक्टर पे, वी आर
very positive on auto ancillary companies, Anima. Auto ancillary companies एक ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडियन कंपनीज अपनी एक जगह बनाती जा रही हैं, एंड वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन ऑटो कंपनीज। लास्ट ईयर में भी ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड आई थिंक दैट ट्रेंड शुड कंटिन्यू डिस्पाइट स्लाइटली हायर वैल्यूएशंस इन दिस सेक्टर। हम्म। बट हम लोग पॉजिटिव हैं। आई थिंक अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया हो तो दिस सेक्टर शुड डू एक्सट्रीमली वेल। अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड्स भी देखें तो अभी जो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की एक आम आदमी की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से हम लोग तो बहुत कम स्टेज पे हैं। अगर हम लोग चाइना को एमुलेट करके देखें तो फोर व्हीलर्स का पेनिट्रेशन इन इंडियन मार्केट इज वेरी लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे जैसे हमने अगर चाइना का देखा है उस हिसाब से अगर इंडिया आगे चलता है तो आने वाले इस पीरियड में बहुत तेजी से ग्रोथ होगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सो वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, एंड मेरे को लगता है कि rather than you know ICE companies, we like the electric vehicle space. थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है लेकिन अच्छी कंपनीज विल डू वेल। सम ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल प्लेयर्स विच आर आउट ऑफ इंडिया आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड मेरे को लगता है कि वो मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। सो आई एम ऑल फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द टॉप कंपनीज इन दिस सेक्टर, इंक्लूडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनीज, both four wheelers, two wheelers, and I'm particularly more optimistic about the prospects of two wheeler companies in हम्म। India, and auto ancillary companies. फार्मा में एक बहुत बड़ा मूव आया सर, बजट के बाद देखने को मिला कि जब पूरा बाजार टूटता हुआ दिखाई दे रहा था तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जहां पर ग्रीन में नजर आए बहुत सारे स्टॉक्स। फार्मा एक टाइम था जब इंडिया यूएस में जो था वो टेंशन थोड़ी सी एस्केलेट होने लगी थी, वो टैरिफ्स को लेकर के, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत सारे टैरिफ्स इम्पोज करने शुरू किए थे भारत के ऊपर, और बुरी तरह अफेक्ट हुआ था उस समय फार्मा सेक्टर। कंपनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था और बुरी तरह टूटते हुए दिखाई दिए थे काउंटर्स। लेकिन जब बजट 2026 में हमने ये देखा कि बहुत सारे नई पॉलिसीज लाई गई हैं, खास तौर से उन दवाइयों को जो है वो सस्ता कर दिया गया है, कस्टम से बाहर कर दिया गया है जो कैंसर और शुगर पेशेंट्स यूज करते हैं। ऐसी लगभग कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको सस्ते दाम पर अब आम आदमी को मिल जाएंगी वो दवाइयां। उसके बाद फार्मा सेक्टर ने जमकर जश्न मनाया है बजट का। कैसा लग रहा है अभी आउटलुक? क्या वॉलेटाइल रहेगा ये सेक्टर बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर जो आता रहता है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, या फिर भारतीय सरकार ने जिस तरीके से अपने प्लान्स आगे रखे हैं वहां मजबूती मिलेगी? सो अनिमा, दिस इज अनदर सेक्टर जो हमें बहुत पसंद है। फार्मा सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, डिस्पाइट अगेन पिछले एक साल में दो साल में काफी अच्छा हम्म। किया है फार्मा सेक्टर ने। फार्मा सेक्टर में एक सीडीएमओ स्पेस है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, एंड इन दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर आई थिंक इट इज ओपनिंग अप सब्सटैंशियली, और हम्म। प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो फार्मा में अगर मेरे को थोड़ा सा सब क्लासिफाई करना पड़े तो मैं सीडीएमओ स्पेस में पॉजिटिव हूँ, और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा यहाँ पे अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करके लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस सेक्टर। इट इज गोइंग थ्रू अ मेगा ट्रेंड, और ये मेगा ट्रेंड को कैपिटलाइज करके वेल्थ जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, एक आखिरी सवाल लूंगी सर। सेक्टर्स से हटते हैं, बाजार से हटते हैं, दूसरे एसेट क्लासेस पर पहुंचते हैं जरा। गोल्ड और सिल्वर इस समय धमाल मचा रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज हो जाती है कभी कभी, और हमने पिछले एक हफ्ते में ये ट्रेंड भी देखा है कि ईटीएफ्स में लोगों ने बहुत पैसा लगाया था लेकिन उसके बाद गोल्ड सिल्वर से पैसा निकाला भी बहुत गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, और कहीं ना कहीं डॉलर मजबूत हुआ तो भी इन दोनों एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ा। रुपए का कमजोर होना भी कहीं ना कहीं एक वजह रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके बाद वोलाटिलिटी जो थी वो काफी हाई हो गई है दोनों एसेट क्लासेस में। गोल्ड और सिल्वर में कितना पैसा लगाएं, पोर्टफोलियो में कितना रखें, ये जरूर जानना बेहद नेसेसरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में जब कई इन्वेस्टर्स को फोमो हो रहा है। सो अर्निमा, देखिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करते हैं, और हम्म। हम लोगों ने पिछले साल एक्चुअली बिगनिंग में गोल्ड और सिल्वर पे ऑप्टिमिस्टिक थे, और हम लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को खरीदने के लिए भी बोला था। एंड इस बार भी अभी जब
क्रैश हुआ है मार्केट में सिल्वर प्राइसेस में, आपने देखा होगा पिछले दो, उससे पहले हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और कॉशन भी एडवाइस किया था। एंड आई थिंक बट वी स्ट्रक्चरली रिमेन पॉजिटिव ऑन गोल्ड एंड सिल्वर अनिमा। हमें लगता है कि एक गेम प्ले आउट हो रहा है वेन इन डी डॉलराइजेशन इज हैपनिंग। सारी कंट्रीज जो हैं अपना डॉलर से असेट्स कम करके सेंट्रल बैंक्स आर परचेजिंग गोल्ड एंड सिल्वर, मोर पर्टिकुलरली गोल्ड। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन कि एक बेतहाशा तेजी रही है सिल्वर के, अपने इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। एंड मोर देन दैट देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप। बट जिस तरह से तेजी आई थी मार्केट में ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, पर्टिकुलरली सिल्वर, बेतहाशा तेजी थी। वो सिर्फ एक शॉर्ट स्क्वीज था, जो फ्रेंजी थी, विच वाज अनसस्टेनेबल। तो मेरे को लगता है कि ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता है। करेक्शन हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड आई थिंक अगर थोड़ा बहुत और करेक्शन होके मार्केट नीचे आता है, देयर वुड बी सिग्निफिकेंट बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैपनिंग इन बोथ दीज प्रेशियस मेटल्स। वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक ऑन गोल्ड वर्सेस सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड। ओके। सो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों को थोड़ा बहुत एलोकेशन लेना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर में रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। एंड इट वुड डू देम वेल, स्पेशली इन ट्रबलिंग टाइम्स। हम लोगों ने देखा है जब इक्विटी मार्केट्स नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये प्रेशियस मेटल स्टार्ट डूइंग वेल। बट ओवर एलोकेशन मत करिए। एक मे बी 10% या 10 to 20% के बीच में गोल्ड एंड सिल्वर का आप एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। And at these levels, be cautious in the sense कि there would be better opportunities। आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करिए, एंड उसके बाद आप लंबे समय के लिए इसको रखने की सोच सकते हैं। पर क्या सर वैल्यूएशन अभी करेक्ट है बाय करने के लिए, या नीचे आने का और इंतजार कर सकते हैं और टूट सकता है गोल्ड सिल्वर? मेरे को लगता है कि देखिए वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा बहुत नीचे और भी आ सकता है। आई थिंक दे वाइल टाइमिंग करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा नीचे आने पे आप अपनी परचेजिंग शुरू कर सकते हैं। एंड बट एक साथ मत करिएगा, उसे ट्रांचेस में इन्वेस्ट करिएगा। लेट्स से थोड़ा सा नीचे आता है तो आपने 20-25% लगाया, फिर आप थोड़ा और नीचे आता है फिर 25% और लगाएंगे। एंड दिस इज हाउ यू शुड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजों के ऊपर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी मिल चुकी है कि शॉर्ट टर्म में बाजार वॉलेटाइल रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर देख लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गौरव सर, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू अनिमा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। सो हम लोग जो भी अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं हम्म। उनके बारे में अच्छे ढंग से स्टडी करके, उनका रिस्क प्रोफाइल चेक करके, एंड देयर आफ्टर वी एडवाइस देम। और साथ में ये जो भी हम लोग चीज डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है उसमें हमारा निजी निवेश हो या हमारे क्लाइंट्स या फैमिली का हो। सो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। थैंक यू। थैंक यू अनिमा।